यह ऐतिहासिक परिणाम है जब आना सागर झील के हत्यारों को सजा दिए जाने वाले कांड के अंदर हमारे 2 साथियों ने अपनी जान लगा दी। इक्कीस 12/2022 के अंदर जो रिजल्ट आया उसमें यह आया कि वेटलैंड एरिया को छोड़कर आप कोई भी कार्य कर सकते हो, लेकिन वेटलैंड एरिया जो है वहां पर ग्रीनरी करनी है, आपको हरा भरा करना है। लेकिन उस वक्त तक ना तो 7 वंडर बना था ना पाथवे बना था, लेकिन इन अधिकारियों को नोटिस मैंने खुद ने सर्व कराने के बाद भी किसी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं आया। जो 100 करोड़ की पहले दिन 100 करोड़ का बजट आ गया था, उसकी जगह 1 करोड़ की स्मार्ट सिटी बनाई। 5 करोड़ का होते ही आपको एक उसमें जो था उसमें आपको सेक्रेटरी की आवश्यकता हो। बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा आज का मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। और आखिर आना सागर झील की चीख सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। यह वही चीख थी जो एनजीटी तक भी पहुंची थी, लेकिन उस चीख का गला घोटने के लिए अजमेर के स्मार्ट सिटी के स्मार्ट अधिकारियों ने जो खेल खेला, वो खेल अब उस स्थिति में आ गया है कि उनका दम्भ भी टूट रहा है और उनकी बनाई गई इमारतें भी। इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे उन पुरोधाओं के साथ जो पुरोधा इस झील को मोक्ष दिलाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, संकल्पित थे, और उन्होंने जिस तरीके से इस युद्ध को लड़ा कि वो युद्ध आज अपने परिणाम तक पहुंच चुका है। यह परिणाम मामूली नहीं है, यह ऐतिहासिक परिणाम है जब आना सागर झील के हत्यारों को सजा दिए जाने वाले कांड के अंदर हमारे 2 साथियों ने अपनी जान लगा दी। और उन साथियों के साथ मैं अपनी टीम का आप सबके दरबार में हाजिर लगाता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आज की जो बात होगी वो ऐसी बात होगी जो आपका आंखें खोल देगी। मेरे बाईं तरफ जो है वो है अशोक मलिक, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक उन अधिकारियों का पीछा नहीं छोड़ा जो अपने भ्रष्ट और मैं कहता हूं कि उसको कहते हैं कुत्सित प्रयासों से इस झील को नष्ट करने पर तुले हुए थे। मेरे दाईं तरफ हैं सुरेंद्र सिंह शेखावत, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, पूरा शहर उनको लाला बना के रूप से जानता है। उन्होंने भी इस लड़ाई में हमारा साथ दिया। दोनों की लड़ाइयाँ कानूनी थी। एक और हमारे साथी हैं रवि नंचन, जो अभी इस लड़ाई में हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं है, वैसे वो हमारे साथ हैं। तो इस टीम ने जो काम किया वो आज एक सबक है उन लोगों को जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होकर इस शहर की आत्मा को, इस झील को द्रौपदी बनाकर उसका चीर हरण कर रहे थे। तो सबसे पहले लाला बना आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो केस लड़ा तो आपकी भावनाएं किस तरीके से आहत थी। जो मैं बराबर ब्लॉक लिखे जा रहा था 5 साल से और आपसे मेरी अक्सर बातें हुआ करती थी, और आपने जब इस यात्रा में प्रवेश किया और आपने कहा कि ठीक है मैं कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, तो आपने वो कानूनी लड़ाई किस तरह से लड़ी और क्या क्या व्यवधान आपके सामने आए, उसके परिणाम क्या निकले? सुरेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपके ब्लॉग को लिखने के बाद, उनको पढ़ने के बाद मेरे दिल में खलबली सी मची रहती थी कि अजमेर की जनता क्यों कुछ नहीं कर रही है जी। एक दिन आनंद फानन में मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम दिल्ली जाकर एनजीटी के किसी वकील से बात करें और भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री थे उनसे मुलाकात करी जाए जी। मैं सीधा दिल्ली पहुंचा। अगले दिन सुबह जब केंद्रीय मंत्री जी से मिला तो भूपेंद्र जी ने मुझे एक वकील का नाम दिया, राहुल चौधरी जिनका नाम था, एडवोकेट। उनका नाम देकर उनको फ़ोन किया कि सुरेंद्र जी आपके पास आ रहे हैं और इनकी पूरी मदद करनी है। और उसके बाद वो वकील, उन्होंने कहा कि मैं अजमेर आऊँगा, अजमेर आके सारे फोटोग्राफ्स लूँगा। उसने पूरी मेहनत करी, 2 दिन अजमेर रुका और उसने यहाँ की फ़ोटोग्राफ्स लेकर और दावा पेश किया। उस दावे के अंदर 21/12/2022 के अंदर जो रिजल्ट आया उसमें यह आया कि वेटलैंड एरिया को छोड़कर आप कोई भी कार्य कर सकते हो, लेकिन वेटलैंड एरिया जो है वहाँ पर ग्रीनरी करनी है, आपको हरा भरा करना है। लेकिन उस वक्त तक
ना तो 7 वंडर बना था, ना पाथवे बना था, लेकिन इन अधिकारियों को नोटिस मैंने खुद ने सर्व कराने के बाद भी किसी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं आया। और इन्होंने उसके बाद इनकी जो मर्जी थी उस मर्जी के अनुसार अनुकूल इन्होंने काम किया। और वो करते करते जब मैं मेरी भाई अशोक मलिक जी से बात हुई तो इन्होंने कहा मैं इसमें हाई कोर्ट में जाऊंगा। मैंने कहा आप हाई कोर्ट में जाओ। मैं भी हाई कोर्ट में गया, ये भी हाई कोर्ट में गए और इन्होंने वहां पर जाकर जो पैरवी करी, जिस तरह से इन्होंने वहां काम किया, निश्चित तौर पर उस एनजीटी के आदेश को देखते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल आप लोगों ने गलत किया है, जो कार्य किया वो आपने गलत किया है, आपको नहीं करना चाहिए था। ये जिस प्रकार से 120 करोड़ का जो निर्माण कार्य आपने अवैध किया वो बिल्कुल अवैध है, उस कार्य को उसको तोड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ के अधिकारी किसी न किसी तरह की बटरिंग करते हुए जुडिशरी को उन्होंने मनाने का प्रयास किया, उनको समझाने का प्रयास किया कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, आप ये वीडियो क्लिपिंग देखें, कितना सौंदर्यकरण हो गया है, पाथवे कितना सुंदर लग रहा है, ये अनासागर कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह की उन्होंने सारी क्लिपिंग्स दिखाई, ये 7 वंडर कितना खूबसूरत लग रहा है, ये महात्मा गांधी उद्यान कितना खूबसूरत लग रहा है, ये फूड कोर्ट कितना अच्छा बना है। मतलब इन सबको उन्होंने वहां पर दिखा के उनको मनाने का प्रयास किया, लेकिन कोर्ट एक नहीं माना। उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट पे भी मुंह की इन्होंने खाई। वहां पर जो न्यायाधिपति थे उन्होंने स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि अब मैं आपसे सुनवाई नहीं करूंगा, अब मुझे सुधांशु पंत जी को 17 तारीख की डेट दी, 17 तारीख को सुधांशु पंत जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरे सामने पेश हो और उनसे मैं बात करूंगा ये अभी तक इन निर्माणों को क्यों नहीं ध्वस्त किया गया। ये सब होने के बाद आज कल स्थिति ये जो बनी, इन अधिकारियों में अपनी गुप्त बैठक करी। गुप्त बैठक करने के बाद इन्होंने निर्णय कोर्ट के आदेशानुसार, जो जिस प्रकार से एडीएम सिटी कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेशानुसार हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कोर्ट ने, एनजीटी ने जब आदेश दिया था, एनजीटी से बड़ा और कौन है? एनजीटी ने जब आदेश दिया था उस आदेश को अगर मान लेते, आज इस स्थिति में अजमेर नहीं होता, ये अनासागर इतना छोटा नहीं होता। इस अनासागर को एक तालाब के रूप में इन्होंने बना दिया और कृत्रिम मिट्टी डाल डालकर 7 वंडर को बना दिया। ये चीजें अगर नहीं करते तो आज मैं समझता हूं अनासागर जो 16 फीट का इसका जो गेज हुआ करता था वो गेज 16 फीट रहता, आज इन्होंने उसको 13 फीट कर दिया है। और बाढ़ की इतनी भयंकर स्थिति पैदा हो गई है कि अजमेर में थोड़ी सी बरसात होती है, इस अनासागर में जो पहले पहाड़ का पानी आता था, आज वो पहाड़ का पानी ना आकर सीवरेज का पानी आता है। और वो सीवरेज का पानी इतना खतरनाक है कि वो जहरीला पानी बन चुका है। इस पानी की भी अगर जांच कराई गई तो पाया गया कि ये पानी जहरीला है। यहाँ पर मछलियों का भी ठेका दिया गया है, जो मछलियां बहुत घातक सीधे कैंसर उन मछलियों से हो सकता है। और मैं प्रशासन को अभी भी कहना चाहूंगा, अभी भी समय है, उन्होंने जो बिल्डिंग्स बनाई है, अवैध निर्माण जितने भी किए हैं, जिनके नक्शे पास नहीं कराए हैं, पटेल मैदान में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बना दी, आजाद पार्क में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिए, इन सबको अभी भी समय रहते हुए ध्वस्त करते, अन्यथा कोर्ट के माध्यम से आपको तोड़ना पड़ेगा। यही आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। बहुत अच्छे लाला, आपने बहुत अच्छी बात कही। दोस्तों आपने बताया, देख लिया कि पूरी यात्रा आपके आंखों के सामने आ गई होगी कि किस तरीके से ये खेल चला और खेल की परिणति कहां अब हो रही है। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। वो जो लोग नायक बने हुए थे कल तक, वो आज खलनायक सिद्ध हो रहे हैं। आपके फैसले के अंदर एक बात आई थी जो आप बताना भूल गए, वो था कि नोटिफाइड एरिया आपके फैसले में आया था। बिल्कुल है। तो वो क्या था? वो नोटिफाइड एरिया उन्होंने किया था कि ये नोटिफाइड एरिया है, इस एरिया के अंदर आप किसी प्रकार का भी कोई कार्य नहीं कर सकते। उस नोटिफाइड एरिया के अंदर मतलब उसका एरिया एक निश्चित इन्होंने किया था 220 गज का, 250 मीटर, 250 गज का एरिया था। 250 मीटर तक आप किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने 250 मीटर तो दूर, इन्होंने 20 मीटर 25 मीटर में भी काम कर दिया। तो दोस्तों देखा आपने। अब मैं अशोक मलिक जी से जानना चाहूंगा, क्योंकि अशोक मलिक कागजों के खिलाड़ी हैं। उनके कागजों को कोई चुनौती नहीं दे सकता। वो कागज के पेट भरने में माहिर हैं और ये अधिकारी जो सबसे ज्यादा कांपते हैं तो अशोक मलिक की इन कागजी कार्रवाइयों से कांपते हैं। तो अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जिस समय ये पूरा युद्ध लड़ रहे थे, जिस समय लाला बना भी लड़ रहे थे, आप भी लड़ रहे थे, तो आपने किस किस कदम पर किन कागजों को, किन नियमों को, किन कानूनों को आगे रखा और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे? और आज ये स्थिति है कि ये वो जो लोग जो जिद उठाने बैठे थे कि हम नहीं तोड़ेंगे, वो उनको तोड़े पर मजबूर होना पड़ रहा है। वो क्या करें?
ये सुरेंद्र जी का केस था 63/2021। जी और जो सुरेंद्र जी के वकील साहब थे उन्होंने 2 बेंच में नहीं लगा के फुल बेंच 5 बेंच के अंदर ये मामला लगा जी। उसके पॉइंट 7 में जी ये लोग इन्होंने एक कमेटी बनाई। जी सुरेंद्र जी शायद बताना भूल गए, वो कमेटी आई, उसको होटलों में घुमाया, हाँ बिल्कुल, सब जगह ले गए, होटल ब्रेविया में ठहरे और वो सारा सब जगह किया। मैंने भी उस समय आप पर शक किया था। बोटिंग कराई, उनको अच्छे से खाना खिलाया, उनको यहाँ पर एक टूरिस्ट की तरह इन्होंने रखा। हाँ। और जिन्होंने वाद पेश किया था उन लोगों से बात तक नहीं कराई, उनसे मिलाया तक नहीं। इन्होंने अपने कुल्हड़ी में जिस तरह से गुड़ फोड़ते हैं, और उसमें जो भी अधिकारी वहां यहाँ आए थे, राजस्थान सरकार के 3 नुमाइंदे थे और केंद्र सरकार से 2 जने थे। लेकिन राजस्थान सरकार के नुमाइंदों ने जिस तरह से घुमाना चाहा, अजमेर के प्रशासनिक अधिकारियों ने घुमाया था, उस तरह से उस केस को घुमा दिया और कागज में उन्होंने इस प्रकार से शो किया कि वो कहीं भी गलत नहीं है। जी वो मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने उसमें ये कहा कि मैन मेड लेक है। मैन मेड लेक को लेके वो अपना ढिंडोरा पीटते गए जी। उन्होंने उस ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। 5 मेंबर बेंच में जब डिस्कशन हुआ तो उसमें ये कहा गया कि जो रामसर कन्वेंशन है उसमें तो कुल 89 लेक्स हैं, उनको बढ़ाना है और 13,000 हेक्टेयर एरिया और वेटलैंड में कन्वर्ट करना। बिल्कुल बिल्कुल। उसको लेके उन्होंने बड़े ही एक टेक्निकल वर्ड से इसको वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया और इनकी जो रिपोर्ट थी कमेटी की खारिज कर दी। और ये लोग सब बहुत खुश हो गए कि हमने सुरेंद्र जी को हरा दिया, हमारी ये वेटलैंड ये मैन मेड है, और ये सब करके अपने यानी ये गदगद हो उठे। और इन्होंने फिर तुरंत मीटिंगें करी और सारा काम शुरू कर दिया। मैं आपको और भी इसमें क्लियर करूं, ये झील संरक्षण आया था, आपको याद होगा जालियां लगाई गई थी कि साहब इसमें कचरा नहीं डाला जाए जी। और वो सब करके जालियां लगी। जालियों में से कुछ जालियां अपने जो अपना शमशान स्थल है जी, ये जो अपना ऋषि घाटी वाला, इस पे लगाई गई हैं। बाकी जो जालियां थी वो एक IS के सीकर निवास में उनके फार्म हाउस पे लग गई। वेरी गुड, ये एक नया रहस्य उद्घाटन है आपका। तो वो जालियां जब ये मैंने यहाँ से किया, अब वहां की स्थिति है कि नहीं है, जालियों को कबाड़ियों को बेच दिया गया या क्या हुआ। अब वो जो इतने परफेक्ट अधिकारी थे, अब वो हमारे जो केंद्रीय स्पीकर है उनके चिपक गए जी। और पूरी स्मार्ट सिटी की यदि जो पैसे का दुरुपयोग करने वाले और स्मार्ट सिटी का एंड करने वाले, उस अधिकारी का नाम था गौरव गोयल जी, जो 100 करोड़ की पहले दिन 100 करोड़ का बजट आ गया था, उसकी जगह 1 करोड़ की स्मार्ट सिटी बनाई। 5 करोड़ का होते ही आपको एक उसमें जो था उसमें आपको सेक्रेटरी की आवश्यकता होती, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है आपका एजेंडा तय करना, उस एजेंडे की मलिक साहब नहीं, मैं जो आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूं, उसको इस तरीके से घुमा के अब ये वेटलैंड की स्थिति में ये लोग लेके आए, तो ये उसको गोल कर गए। गोल करने के बाद में ये अब हमारे सुरेंद्र जी ने इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी गए उस जमाने में जी, शायद ये बताना भूल गए आप, सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट में भी इनके जो वकील थे वो घुमा के कह दिया कि नहीं साहब ये ऐसा है और वैसा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका निर्णय बाद में कर लिया जाएगा। अब मेरे द्वारा इसमें लगाया गया जी, जैसे ही मैंने, क्योंकि मैं वापिस अन्ना सागर नहीं लगा सकता, मैंने लूनी नदी को लगाया और लूनी नदी की शुरुआत मैंने करी नाग पहाड़ियों से। और उसके पहले पड़ाव में जैसे ही अन्ना सागर आया तो ये लोग, इनके वकील चिल्ला उठे कि साहब ये सुरेंद्र सिंह शेखावत में फैसला हो चुका है और ये है वो सुरेंद्र सिंह शेखावत वाला जो फैसला था वो इसमें अटैच्ड हो गया। हाँ, इसमें नहीं, इन्होंने कहा वो अटैच्ड हो गया और वो फैसला है और वो है। अब ये उसको वापिस उसको तोड़ मरोड़ना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं साहब, मैं इनके फैसले से बिल्कुल सहमत हूं। वही तो मैंने पॉइंट नंबर 7 का वो सुधीर अग्रवाल जी को मैंने कहा साहब एक पॉइंट नंबर 7 आप पढ़ लो। तो कहने लगे ओके ओके ये तो बन गई, वेटलैंड तो हो गई। और कहने लगे आपका टाइम भी गया, अब ये 2023 में लगा है, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, आप गए नहीं, बाहर हो गए जी, तो आपकी तो वेटलैंड निश्चित हो गई। फिर इनने उसके आगे जब आगे बात बढ़ी
तो हमने उनको सारी डिटेल्स दी कि साहब ये वेटलैंड एरिया ये था, और उस टाइम मेरे को रवि नलचल के उसका पता नहीं था ऑर्डर। जी। अब ये आया कि जो यहाँ का जो नियम है, अब जो अधिकारी इसको दूसरा रूप देना चाहते जी। हैं, वो पब्लिक में एक अफवाह फैला रहे हैं कि उनके जितने निर्माण है और उनके जो मकान है वो हमारे कारण तोड़े जाएंगे, जबकि हमारे नियम में सुरेंद्र जी ने लगाया 21 में, तो 2016 तक के ही निर्माण उसके दायरे में आते हैं जी। मैंने लगाया 23 में, तो मेरे इसमें 2018 तक आते हैं। उसके अंदर जब ये बात आई खासकर फूड कोर्ट की, जब फूड कोर्ट का हमने बताया कि साहब सारा गंदा पानी, ये ऑयल का पानी अंदर जा रहा है, और जब दिखाया तो उनने कहा साहब इसकी डेट क्या है, तो इनके वकील ने कहा साहब मेरे घर में पानी घुस गया, मेरा लैपटॉप डूब गया, मेरे को टाइम दिया जाए। तो जज साहब ने अगली पेशेंट से पूछा, मैंने कहा सर जो आप उचित समझे आप करें। तो कहने लगे वो कहने लगे 3 महीने का टाइम दे, तो उनको हफ्ते भर का टाइम दिया गया। हफ्ते भर बाद जब डेट आई और उनने पढ़ना शुरू किया, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए थे और उसकी डेट्स मैंने दे दी थी कि 5 साल के दायरे में है, तो बिना कुछ करे मैं, क्योंकि सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैं वहां बोलने की जगह लिखित में एडवांस में जमा करा देता जी। तो जज साहब ने जब उनको देखा उस बेंच ने, तो उन्होंने निर्णय कर दिया कि नहीं, ये तो आपको 7 वंडर्स, इनने कहा साहब बहुत सुंदर है। इनसे पूछा गया कितनी है उसकी हाइट, कहने लगे साहब बहुत सुंदर है, 3-4 फीट है। उनने कहा जितने स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं सब उनके घरों पे लगाते हैं आप ले जाके 7 अधिकारी तो होंगे, उनको घरों को सुशोभित कराएं आप इसको, आपको यहाँ से तो हटाना पड़ेगा जी। अब गांधी उपवन की स्थिति आई, गांधी स्मृति वन की, उसके अंदर जो नियम है आप 5% आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, जो आपका ग्रीन जोन है, आप उसमें 25% कंस्ट्रक्शन कर, आपने कांच लगा दिए जो कि ईस्ट की ओर फेस करते हैं, उसकी सीधी किरणें आपके पेड़ों पे पड़ती हैं, गर्मी के अंदर वो पेड़ों का सर्वाइवल मुश्किल है। तो वो सारी चीजें हमने रेस करी। उसके अलावा फिर पटेल ग्राउंड आया, पटेल ग्राउंड के अंदर स्विमिंग पूल बनाया गया, और वो आजाद पार्क, एक अपने डॉक्टर होते थे मित्तल साहब, जो कि यानी हार्ट के काफी, हाँ हरीश मित्तल, हाँ, वो कहीं यहाँ ब्रह्मपुरी के अंदर उनका निवास, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं यहाँ पे आदमियों को घूमने के लिए भेजा करता था, अब कोई जगह ही नहीं बची, और हमारे सुरेंद्र सिंह जी भी वॉक करने के लिए जाया करते थे उसी आजाद पार्क में। 15 साल वहाँ वॉक करी और आज हमारी वॉक बंद हो गई है। तो वो सब चीजें जब हम लेके आए तो इन्होंने एक नया खेल खेला। इनने कहा साहब एक 2015 का एक एक्ट है उसका, उसके अंदर ये एक जो है जो डिस्ट्रिक्ट की जो समिति है इसकी प्लेयर्स के लिए हमने कलेक्टर के अंडर बना दी है, और ये हम लोग जो मैंने कहा दुकानें बना दी, तो कहा हम उनको वहां से हम इनकम रेज करेंगे और उन बच्चों को देंगे जी। आज की स्थिति ये है, आजाद पार्क को खत्म कर दिया गया है, उसमें जो प्लेयर्स के लिए जो रूम्स बनाए गए हैं उसको ठेके पे दे दिया, वहां डॉक्टरों के बोर्ड लगे हुए हैं, डॉक्टर प्रैक्टिस करें। नहीं वो तो सब सही है, मलिक साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जो खिलाड़ियों के लिए था वहाँ पर मूलचंद चौहान साहब की स्मृति में जो बनाया गया था स्टेडियम था, उसमें होटल बन गई है, वो अब बाढ़ चल रही है। आप कहें कि आप नगर परिषद के एरिया में शराब की बाकायदा बाढ़ चलाई जा रही है, कोचिंग सेंटर चल रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा वहाँ पर, सारी चीजें हो रही हैं, और लेकिन खेल के लिए कहीं कुछ नहीं। मैं एक चीज और जो जनहित के अंदर पूछना चाहूंगा, ये आपकी यात्रा जो थी वो तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों पुरोधाओं ने जिस तरीके से व्यवस्थाएं की वो अच्छी बात है, लेकिन अब जैसा कि है कि अब ये हटाया जाएगा, है ना, हटाया जाएगा, इसके बाद में आप आना सागर की कोई परिकल्पना करते हैं कि आना सागर अगर ये हटने के बाद में आपके सपनों में जो आप चाहते थे कि आना सागर ऐसा होना चाहिए, तो सुरेंद्र जी आप बताइए कि आना सागर कैसा होना चाहिए, और क्या आपके इस फैसले के बाद में वो वैसा हो जाएगा जैसा आप सोचते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो पाएगा, क्योंकि इसमें और कई कठिनाइयाँ आएगी। अभी जैसे हाउसिंग बोर्ड है जी, हाउसिंग बोर्ड को मालूम था कि ये डूब क्षेत्र है जी, वहां पर उन्होंने कॉलोनी काट दी जी, वहां हाउसिंग बोर्ड के मकान बना दिए। गुलमोहर कॉलोनी जो है वो जब भी बरसात आती है ना सागर में पानी में डूबी रहती है। इन सब कॉलोनियों को जब तक नहीं हटाया जाएगा, ये कॉलोनी हटेगी, और अनासागर का कैचमेंट एरिया पूरा जब तक नहीं बनेगा तब तक मैं अच्छी ध्यान है कि जब मैं रीजनल कॉलेज में पढ़ता था तो पानी अनासागर के यहाँ से लेकर वहां तक हुआ करता था,
और यहाँ इस सड़क तक पानी आया करता था जी। वो मैंने समय देखा हुआ 80s के अंदर जी। मतलब कि उस वक्त लगता था कि आना सागर ही आना, साइकिल चला के हम पूरा घूमते थे आना सागर के चारों तरफ जी। लेकिन अब वो आना सागर रहा ही नहीं। अब इनको हटने के बाद भी कई समस्याएं प्रशासन को आएगी और इसका मुकाबला डटकर इनको करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करेंगे, जब तक जो स्थिति आना सागर की थी और सुरेंद्र जी, वो स्थिति नहीं बन पाएगी और इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा जो काम था हमने इनको चेताया, हमने जो काम करना था वो कर दिया, लेकिन अब प्रशासन की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि वो किस प्रकार से इन हाउसिंग बोर्ड वालों को कहां पर शिफ्ट करे, कहां मकान दे, क्या इनका इलाज कर सकते हैं, वो सारा इनको करना पड़ेगा। इनकी इच्छा शक्ति होगी तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अनासागर था उसका स्वरूप, वो अनासागर का स्वरूप वापस होगा। पहाड़ से जो पानी आता था, जो रास्ते इन्होंने बंद कर दिए, उन रास्तों को खुलाया जाए और वहां पानी, वहां पर पहाड़ों का जो पानी आता है वो पानी आया जाए, सीवरेज का पानी को बंद किया जाए। ट्रीटमेंट प्लांट है, कभी चलता है कभी नहीं चलता, उस ट्रीटमेंट प्लांट का ध्यान रखा जाए। इस तरह से अगर ये करेंगे तो निश्चित तौर पर अनासागर का स्वरूप वही हो जाएगा जो पहले था। मेरा सवाल ये जो है, मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, जो पाथवे बनाया गया उससे आना सागर के कैचमेंट को 1/3 कम कर दिया गया। वो तो तोड़ना पड़ेगा। पाथवे को तोड़ने के बाद में जो कृत्रिम रूप से मिट्टी लाके भरी गई, उस सारी मिट्टी को निकालना ही पड़ेगा। और इसमें मैं आज आपके मंच के माध्यम से हमारे स्पीकर महोदय से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस मुहिम को एक टारगेट के रूप में चलाएंगे तो हम कंधे से कंधा मिला के सुरेंद्र जी और हम उसको निकालने में पूरा शहर एकजुट हो जाएगा जी। और वो मिट्टी हम ये चाहते हैं कि सड़क के सहारे तक पानी आ जाए। जो यहाँ की करीब 2 लाख की आबादी हर बरसात में, ये आप पिछली बरसात की बात छोड़ दीजिए और विपर्जय की बात छोड़ दीजिए, हर बरसात में वही स्थिति आएगी। कल भी मैंने कहा था दीनबंधु जी के घर में पानी जाएगा, वही स्थिति फिर से बनेगी जब तक इस कैचमेंट एरिया को उस पुरानी स्थिति में नहीं लाया जाएगा। आपने बाड़ी नदी को बाड़ी नाला घोषित कर दिया, पीछे का कैचमेंट का पानी वहां आएगा। आज आप बीसलपुर का पानी ला रहे, बीसलपुर का पानी अब देवनानी जी अपने उत्तर क्षेत्र में पानी को बढ़ा रहे। वो जब पानी बढ़ेगा तो वो पानी कहाँ आएगा? आना सागर में। जो ये कह रहे हैं कि हमने नाले सुखा दिए, हमने कनेक्शंस कर दिए सीवरेज के, सब फर्जीवाड़ा है। कोई कनेक्शन सीवरेज के कागजों में हुए हैं, ठेकेदारों ने अपनी जेब भरी है, अफसरों ने जेब भरी है। वो स्थिति, वही नाले आएंगे। और जब तक जो नियम है, ये जैसे ही एनजीटी के नियम लागू होते हैं और वेटलैंड बनेगा, उसके बाद में ये हम कोशिश करेंगे कि रामसर साइड पे लेके जाए इस आना सागर को। एक बूंद सीवरेज का पानी इसमें नहीं डाल सकेंगे। सीवरेज का पानी आपको ट्रीटेड करके आपको एक बड़ा नाले के थ्रू, जो पुरानी जो टेक्निक थी, ये जो पानी था ये सीधा मिलिट्री स्कूल के नाले में जाता था, सावित्री के पास से होता हुआ। उसी पुराने इनका जो मैप्स हैं, जो देहरादून के अंदर अवेलेबल हैं, कंटूर मैप्स जिन्हें कहते हैं, उन्हीं के सहारे करके पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और ये जो सीवरेज का पानी है, इस पहाड़ पानी को यदि आप, एक हमारे प्रधानमंत्री होते थे चंद्रशेखर जी, उन्होंने फोंसी में ऐसा प्लांट लगा के पहाड़ पे प्लांटेशन कर रखा था। इधर आप देखेंगे तो जितना भी जो अपना महाराष्ट्र का एरिया है, उसमें पानी को नीचे इकट्ठा करके ऊपर किया जाता है। यदि सुनिए, यदि ये जो पानी है, इसको इस नाग पहाड़ पे फेंक के प्लांटेशन कर दिया जाए, जो एक बंदरों की समस्या से जो अपन जूझ रहे हैं, उस बंदरों के खाने के साधन वहां उपलब्ध हो जाएंगे और बंदरों का शहर की तरफ रुख नहीं होगा। वो नाग पहाड़ के पीछे पूरा जंगल ये मुद्दा फिर भी कभी बात कर सकता है। अभी ये है कि अगर ये वेटलैंड अभी ये तोड़ रहे हैं, इसका ये जितने भी 7 वंडर्स हैं, ये सारा सब टूट रहा है, आपका जो प्रयास है वो काम आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में ये होगा कि आसपास जितने भी सीज्ड भी किए हुए हैं या अनसीज्ड हैं अभी तक, वो सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनको तोड़े जाने का क्या भविष्य है? सर, वो उसमें रवि नलचल ने एक याचिका लगाई थी 2016 में, उसमें निर्णय हो गया, उसमें इनने नोटिफाइड एरिया घोषित करा, घोषित किया एडीए ने। उस नोटिफाइड एरिया के खसरे हैं जो विधानसभा में प्रस्तुत हुए अनीता जी के जवाब में। उस नोटिफाइड एरिया से 250 मीटर तक
आपका नो कंस्ट्रक्शन जोन रहेगा। मैंने कल भी आपको बताया था कि हरफूल सिंह जी ने उसका एक नोटिफिकेशन यहाँ लगा दिया था 2014 के अंदर, और जिसमें लगा रखा है कि इस जो आना सागर है इसमें मिट्टी डालना या निकालना सब पे प्रतिबंध रहेगा। अब जो मिट्टी डाल दी है उसको निकालना पड़ेगा। एक जो नया यूथ है उसके मन में ये बात होती है, अरे भाई हमारे लिए तो एक बहुत अच्छी सी पिकनिक स्पॉट थी, जब आते हम घूमने चले जाते थे और वहां पे ये इन लोगों ने गलत कर दिया, ये अब इस स्पॉट को ही खत्म कर दिया। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये स्पॉट हमने खत्म किया, उसका रीजन है ये जो मार्गाधिकार पे आप देखें ठेले लगे हुए हैं, ये पूरा का पूरा जो एक सौंदर्यीकरण होना चाहिए था वो एक यहाँ के लिए अभिशाप बन गया। यहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ये जो जितनी मूर्तियां यहाँ से हटाई जाएं, यदि ये सुरक्षित निकालने में ये सक्षम है तो मैं तो एडीए प्रशासन से और जिला प्रशासन से कहूँगा कि कहीं अच्छी जगह ले जाके इसके पार्क बना दिए जाए, उस पार्क में लगा दिया जाए, वहाँ ग्रीनरी डेवलप की जाए, उसमें जगह करके जो 5% का नियम है, यानी उसमें 100% यदि है तो 5% एरिया में यदि लगाएंगे और घूमने का स्थान बनेगा तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है सर, आपने बिल्कुल बात बताई। सुरेंद्र जी, मैं आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा, उसके बाद में मैं समाप्त करूँगा, टाइम की अपनी सीमा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि चलिए अब सब कुछ हो गया, ये सारा सब कुछ टूट जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद में एक नई झील का निर्माण होगा, नई झील जो हमारे ख्वाबों में सपनों में वो बनेगी। क्या आप सोचते हैं कि कोई और ऐसी स्थान होना चाहिए जहां जाकर इन सारी मूर्तियों को रख दिया जाए, जैसा आपने बताया कि कोई मूर्तियों को रखा जा सकता है, क्या हो पाएगा ऐसा? मैं इसके पूरा खिलाफ हूं, क्योंकि हमारी गुलामी की याद ये मूर्तियां दिलाती है। जब हम गुलाम हुआ करते थे उस टाइम की ये मूर्तियां हैं, तो इन मूर्तियों को देख के हमें लगता है कि ये जितनी भी मूर्तियां लगी हुई है ये क्या है। इनकी जगह स्वामी विवेकानंद की मूर्ति होती, अंबेडकर साहब की मूर्ति होती, पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति होती, झांसी की रानी की मूर्ति होती, महर्षि दयानंद सरस्वती की मूर्ति होती। ये मूर्ति होती तो कम से कम हमारे बच्चों को देख के ये तो लगता कि ये हमारे जो लोग महापुरुष हैं इनकी तस्वीरें, इनकी मूर्तियों को हम देख रहे हैं, और इनको देखने से तो ये लगेगा कि हम गुलाम थे इनके, और उन मूर्तियों को देख के हमको गुलामी का याद आना मतलब कितना अजीब सा है। तो मैं इस चीज के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं कि इन मूर्तियों को वापस से लगाएं। तो आप क्या चाहते हैं कि ताजमहल और ये सारे तोड़ दिए हैं? सारे यहाँ जितने भी लगाए गए यहाँ लगाए तोड़ दिए जाए, या ये जो यहाँ पर लगाए हैं अजमेर के अंदर उन सबको तोड़ दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा अंतिम समाप्त करने के लिए कि आप किस अजमेर की कल्पना कर रहे हैं, और इसकी जवाबदेही जो इतना पैसा लगा है, इतना करोड़ों का जो वो हुआ है, उसकी जवाबदेही पर जरा आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं। और अगर ये जवाबदेही तय नहीं हुई, आप भी इस बात का जवाब दें कि अगर ये जवाबदेही जिन लोगों ने ये नुकसान किया है जनता की गाड़ी कमाई का, वो उसके लिए जिम्मेदार कौन है और उनकी सजाएं क्या है, आप भी बताएं। मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा। 2021 में जब ये निर्णय आ गया, उसके बाद में जो स्मार्ट सिटी का पैसा था जी, उसको जिन जिन अधिकारियों ने खर्च किया, चाहे वो निगम के आयुक्त थे, वैसे वो एसीओ की पोस्ट है नहीं, जबरदस्ती एसीओ की पोस्ट बनाई गई। ये कलेक्टर की जो सीओ की पोस्ट है, ये भी कलेक्टर के साथ में किसी और आईएएस को होनी थी, जैसे कि उदयपुर के अंदर है। तो वहां वो स्मार्ट सिटीज का सर्वाइवल हुआ। इसमें 10वीं बोर्ड मीटिंग से सारा खेल शुरू हुआ, जिसके लिए भवानी सिंह जेठा मेन जिम्मेदार थे, जो उस टाइम के सेक्रेटरी होते थे। उसके साथ में अविनाश शर्मा जी, वो जिम्मेदार है, और प्रदीप मौर्य जो कि एक्सीएन के पोस्ट पे थे, एससी का काम कर रहे थे, वो जिम्मेदार है जी। उसके अलावा जो इसमें कंसल्टेंट कंपनी थी ईजिस, वो इसके लिए जिम्मेदार है, और उस जमाने के कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित जी, वो जिम्मेदार है। और मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, विश्व मोहन शर्मा जी थे, उनकी वाइफ यहाँ फॉरेस्ट में थी। उन्होंने कहा कि साहब हम इजराइल से प्लांट्स लेके आएंगे और रॉक्स के अंदर लगाएंगे। जब मैंने अविनाश शर्मा से पूछा तो कहा उनने तो परेशान कर रखा था, चिन्मयी मैडम मेरे पीछे पड़े हुए थे, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ ये। मैंने कहा साहब कल के जाते हैं, आज जाए। मैं ऐसा शहर दूंगा जिसको शहर को लोग याद करेंगे, उनको आज लोग बाग याद कर रहे हैं।
कि हमारी जो गाड़ी कमाई थी, टैक्स की कमाई थी, उसको कर दिया। उसको आज जो मिट्टी के अंदर वो मिल रही है। इसमें मेन रोल रहा सुशील कुमार का, अक्षय गोदारा का, जिन्होंने यहाँ से लंबे पैसे की कमाई करी। और इसके लिए हमारी मेयर ब्रिजलता हाड़ा ही भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो यहाँ पे इसकी वाइस प्रेसिडेंट थी। चलिए, तो आप ये कहते हैं कि भाई उनसे वसूला जाए? हाँ, इन सब से वसूला जाए। मेरा कहना ये है कि जो भी अधिकारी इसमें लिप्त थे, एक अधिकारी नहीं था, आईएएस कई आए कई गए जी। जो भी आईएएस आया जिसने इस पे नखेल नहीं डाली, जिसकी जहां भी गलती है उनसे उस रेशियो के हिसाब से पैसा वसूला जाना चाहिए, उनकी तनख्वाह से डिडक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जनता की गाड़ी कमाई है, जनता टैक्स जो देती है उससे ये बनाया गया है। इसलिए कम से कम ये तो होना चाहिए कि इस पैसे को वसूल करने का कोई रास्ता निकाला जाए, ये मैं कहना चाहूँगा। मैं आपको क्लियर करता हूं, मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाऊंगा। मैं आईएएस के नियमों की पूरी जानकारी प्राप्त कर रहा हूं। उसके अंदर शायद कोई 57 एक कोई प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें इन अधिकारियों से पहले भी वसूलता भोपाल में एक कलेक्टर से हुआ है। तो अपन उन निर्णयों को लेके जरूरत पड़ेगी तो सुरेंद्र सिंह जी, मैं आपसे भी चाहूंगा अपन मिलके इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा कार्यक्रम मुद्दा आज का। बात आज के चैनल पर आपने इस मुद्दे पर हमारी कश्मकश सुनी। आपने देखा कि किस तरीके से सुरेंद्र शेखावत जी का दर्द आपके सामने आया, और उसी तरीके से हमारे अशोक मलिक जी का गुस्सा, आक्रोश भी आया। हमारी टीम लंबे अरसे से, लगभग 5 साल से जिस मुहिम में छिड़ी हुई है, वो मुहिम अभी पूरी नहीं हुई है। अभी हमें आना सागर को केवल अतिक्रमणों से मुक्त ही नहीं करना, बल्कि आना सागर को फिर उसी पुराने रूप में लाना है, खूबसूरत बनाना है। और ये झील जो कभी मुगल कालीन समय के अंदर आसपास बाग बगीचे हरियाली हुआ करते थे, आज ये जो गंदे पानी का जो टैंक बन गया है, उस टैंक से हमें ऐसा बनाना है जब ये आना सागर के पानी को बच्चे देखें और उसमें मछलियाँ तैरती हुई नजर आएँ। धन्यवाद, आपने हमारे आज के कार्यक्रम को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।